तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो दोनों जहानों का पैदा करने वाला है। और हम अपने आज के लेक्चर का आगाज़ भी अल्लाह ताला के बबरकत नाम से करते हैं। ठीक है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है और ये चैप्टर नंबर 5 है। रॉस एंड विल्सन की बुक का चैप्टर नंबर 5 है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि हार्ट और उससे रिलेटेड जितने भी फीचर्स होते हैं जो उससे स्ट्रक्चरली और फंक्शनली रिलेट कर रहे होते हैं, इसमें जो है वो उसको डिस्कस किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो आपके पास यहाँ पर ये बताया गया है कि जो हार्ट होता है इसका साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो उस साइज़ इसका क्या होता है, ये फिस्ट की साइज़ का, यानी जब आप अपने हाथ की मुट्ठी बंद करते हैं तो उस साइज़ का जो है ये एक ऑर्गन होता है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि मेडिएस्टिनम में मौजूद होता है। मेडिएस्टिनम क्या होती है, दो लंग्स के दरमियान की जो स्पेस होती है उसको मेडिएस्टिनम कहते हैं। इसके अलावा हार्ट से रिलेटेड जो है वो एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का। ब्लड वेसल्स का नेटवर्क इतना एक्सटेंसिव होता है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम ब्लड वेसल्स को एंड टू एंड अरेंज करें तो अप्रोक्सीमेटली जो इसकी लेंथ बनती है वो 1 लाख किलोमीटर बनती है। ठीक है, और ये इतनी लेंथ होती है कि इक्वेटर के अराउंड इसको ट्वाइस यानी कि 2 टाइम्स जो है वो स्ट्रेच किया जा सकता होता है। जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है, अगर हम हार्ट बीट के रिलेटेड बात करें तो जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है जो अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी या साइंस लिया जाता है किसी भी हेल्दी इंडिविजुअल का, वो 70 ईयर्स होता है। 70 ईयर्स लाइफ स्पैन में अगर हार्ट बीट की बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 बिलियन टाइम्स जो होता है वो हार्ट बीट करता है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ जो है वो बताई गई है कि जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है ये एक तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, और एक इससे क्लोजली रिलेटेड सिस्टम है जो इसके साथ स्ट्रक्चरली और फंक्शनली जो है वो इससे रिलेट करता है, दैट इज़ द लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, इसमें अब हार्ट जो होता है ना, ये आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो हार्ट होता है इसको डबल पंप कहा जाता है। ये एक ऐसा ऑर्गन होता है जो एज अ डबल पंप वर्क कर रहा होता है। तो इसको डबल पंप क्यों कहते हैं, उसकी रीज़न ये है कि एट अ टाइम ये 2 सर्कुलेशंस में इन्वॉल्व होता है। 2 सर्कुलेशंस कौन सी होती है, नंबर 1 इज़ द पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सेकंड वन इज़ द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जो पल्मोनरी वर्ड होता है, आपने बात याद रखनी है कि पल्मोनरी वर्ड जो होता है वो लंग्स से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है उसके लिए ये टर्म यूज़ की जाती है, दैट इज़ पल्मोनरी। ठीक है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब ये है कि जो हार्ट और लंग्स के दरमियान सर्कुलेशन हो रही होती है उसको क्या बोलती हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जो बॉडी और हार्ट के दरमियान सर्कुलेशन होती है ब्लड की उसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो जो हार्ट होता है वो एट अ टाइम लंग्स के साथ भी सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होता है एंड बॉडी के साथ भी सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसको क्या बोलती है, इसलिए इसको कहते हैं कि जो हार्ट होता है वो एज अ डबल पंप वर्क करता है। अब ये जो आपके पास डायग्राम है 5.1 जो डायग्राम है इसमें बताया गया है कि पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन का हार्ट के साथ किस तरह से लिंक होता है। इसमें ये आप देख सकते हैं कि पल्मोनरी सर्कुलेशन बताई गई है जो हार्ट की राइट लंग और लेफ्ट लंग के साथ सर्कुलेशन है, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है, और जो बाकी बॉडी ऑर्गन्स के साथ है, अपर बॉडी, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, लोअर बॉडी ऑर्गन्स के साथ इस डायग्राम में बताया गया ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। बाकी इसको जो है वो मजीद डिटेल के साथ नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब ब्लड वेसल बताया गया है। जैसे हमें पता है कोई भी सिस्टम होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ऑर्गन सिस्टम जाहिर है डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बनता है, उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो सीवीएस होता है यानी जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपका हार्ट है। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाती हैं वो ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स जो होती हैं इनके स्ट्रक्चर, साइज, शेप, फंक्शन के अकॉर्डिंग ना इनकी डिफरेंट जो हैं वो ये वेरी करते हैं, बहुत डिफरेंस होता है इनमें। एंड इसके अलावा इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो कहते हैं इसमें क्या होता है कि 3 टाइप्स होती हैं ब्लड वेसल्स की। नंबर 1 इज़ द आर्टरीज, नंबर 2 क्या होती हैं, वेन्स होती हैं, एंड थर्ड वन होती है कैपिलरीज होती हैं। अगर हम आर्टरीज की बात करें तो आपने ये बात याद रखनी है कि ए से आर्टरीज, ए से अवे, आपने इसको यहाँ से याद रखना है। ये क्या करती हैं, आर्टरीज जो होती हैं ये हार्ट से अवे जो होता है ब्लड को लेकर जाती हैं, यानी बॉडी की तरफ लेकर जाती हैं। मतलब ये है कि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वेन्स जो होती हैं वो टूवर्ड्स द हार्ट लेकर जाती हैं। मतलब ये है कि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि वो टूवर्ड्स द हार्ट लेकर जाएंगी ब्लड को, यानी कि बॉडी से कलेक्ट करके लेकर जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, जो कैपिलरीज होती हैं ये सिंगल सेल थिक होती हैं, और इनका बेसिक मकसद ये होता है कि ये आर्टरीज और जो वेन्स होती है उसको आपस में लिंक कर रही होती हैं। इसके अलावा इनका जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि ये जो आपका ब्लड होता है और जो टिश्यूज़ होते हैं, बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसके दरमियान में ये गैसेस एक्सचेंज और न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो होते हैं उसका एक्सचेंज करवा रहे होते हैं, क्योंकि इसकी जो लेयर्स होती हैं वो बहुत थिन होती हैं, तो इसलिए ईजिली वहाँ से जो है मटीरियल जो होता है वो फ्लो इन एंड आउट करता है। तो इसलिए ये गैसेस एक्सचेंज और न्यूट्रिएंट्स के एक्सचेंज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है जो आपने याद रखनी है। मैंने आपको बताया कि जो भी ब्लड वेसल्स होती हैं यानी जो आर्टरीज होती हैं उन सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो वेन्स होती हैं उन सब में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एंड 1 इज़ द एक्सेप्शन इंक्लूडेड हेयर। जो आर्टरीज होती हैं उसमें जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और जो वेन्स होती हैं उसमें जो पल्मोनरी वेन होती है उसमें क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये ऑपोजिट है, आपने ये बात जो है वो यहाँ पर याद रखनी
रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें, तो वो कहते हैं जो स्ट्रक्चर की बात की जाए अगर ब्लड वेसल्स की, तो जो ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर होता है आपकी बुक में बताया गया है कि इसमें क्या है, 3 लेयर्स होती हैं स्ट्रक्चरली, जिस पे ये कॉन्सिस्ट कर रहा होता है। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो ट्यूनिका एडवेंटिशिया होती है, ठीक है। और जो आउटर मोस्ट लेयर होती है मोस्टली की प्रोटेक्टिव लेयर ही होती है, और ये फाइब्रस टिश्यू, कोलाजन फाइबर्स, कनेक्टिव टिश्यू, इस तरह की जो इसकी कंपोजिशन होती है। जो मिडिल वाली लेयर होती है वो ट्यूनिका मीडिया होती है, और इसमें क्या होते हैं, इलास्टिक मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स जो हैं वो इसमें इंक्लूडेड होती हैं। और नेक्स्ट वाली जो इनर मोस्ट लेयर होती है इसको मोस्टली हम एंडोथीलियम बोलते हैं, या ट्यूनिका इंटीमा होती है, और ये स्मूथ लाइनिंग होती है, और ये भी लाइक कैपिलरीज, ये भी 1 सेल थिक होती है। अब जैसे बॉडी के बाकी सारे जो पार्ट्स होते हैं उनको अपना फंक्शन नॉर्मली परफॉर्म करने के लिए, उनको लिविंग कंसिडर करने के लिए वहाँ पर ब्लड सप्लाई का होना ज़रूरी है। बिल्कुल इसी तरह जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके जो अपने सेल्स होते हैं जिससे मिलकर वो बनी होती है, उनको भी ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है। वो ब्लड सप्लाई इनको किस तरह से दे रही होती है, जो थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती है ना, उनको कौन ब्लड सप्लाई दे रहे होते हैं, उनको वासा वेसोरम जो होता है, इस नेम से एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का, जो कि इनको दे रही होती हैं। ब्रांचिंग की होती है उन्होंने, और वो जो थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती है मोस्टली जो उनकी आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको वो ब्लड सप्लाई दे रही होती हैं। लेकिन जो इनर मोस्ट लेयर होती है यानी जो एंडोथीलियम होती है वो तो क्योंकि उसमें से ब्लड फ्लो कर रहा होता है ब्लड वेसल्स के एंडोथीलियम में से, तो इसलिए वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है ब्लड के साथ, तो उसको इतना इशू नहीं है, वहाँ से डिफ्यूजन के जरिए भी उसको ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं। लेकिन जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको वासा विसोरम होती है जो उसको दे रही होती है ब्लड सप्लाई। अब आप देख सकते हैं कि फिगर 5.2 जो है इसमें हार्ट का डिफरेंट जो ब्लड वेसल्स है उसके साथ इसका रिलेशनशिप दिखाया गया है। इस डायग्राम को भी आप देखेंगे तो पिछला टॉपिक जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है ये आर्टरीज एंड आर्टरियोल्स का टॉपिक है। यहाँ पर जो इसका टॉपिक का नेम है, सबसे पहले हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। आर्टरीज क्या होती हैं, ये बात मैंने आपको पहले बताई है पिछले टॉपिक में कि आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स की टाइप होती हैं जो कि अवे फ्रॉम द हार्ट लेकर जाती हैं ब्लड को, और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। आर्टरियोल्स क्या होते हैं, जब आर्टरीज डिवाइड होती हैं तो मजीद इनका डायमीटर थोड़ा स्मॉल हो जाता है, थोड़े स्मॉल स्ट्रक्चर्स में चली जाती है, ब्रांचेस में चली जाती है, तो उनको क्या बोलते हैं, आर्टरियोल्स कहते हैं, ठीक है। टाइप ए भी आर्टरीज की ही बनती है, बट उनका क्या होता है कि वो उसकी ब्रांचिंग में फर्दर आ जाती हैं जो आर्टरियोल्स होती हैं। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो आर्टरीज होती है ना, जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो थिक होती है लेयर्स जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा थिक किसकी होती हैं, आर्टरीज की होती हैं। उसकी रीज़न ये होती है, उसका रीज़न का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है असल में कि जो हार्ट होता है ना, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसकी जो डायरेक्ट होती है, डायरेक्ट पंपिंग फोर्स लग रही होती है, किस में लग रही होती है, आर्टरीज में लग रही होती है। क्योंकि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो ब्लड होता है वो हार्ट से डायरेक्टली किस में मूव करता है, आर्टरीज में, ताकि वो बॉडी का जो ईच एंड एवरी सेल है उसको जो है वो प्रोवाइड किया जा सके, ब्लड सप्लाई उसको दी जा सके। तो इसलिए क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। आपको पता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, वो होता है 120/80 फॉर नॉर्मल इंडिविजुअल लेते हैं mmHg, इतना ब्लड प्रेशर होता है। तो इसलिए इतना ज़्यादा प्रेशर किस तरह से जनरेट होता है, जब हार्ट बीट करता है तो इतना ज़्यादा प्रेशर जो है वो जनरेट होता है। अब इसको विथस्टैंड करने के लिए क्या होता है कि आर्टरीज जो होती हैं वो अपना स्ट्रक्चर मेंटेन रख सकें और बॉडी को ब्लड सप्लाई भी दे सके, इसलिए आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं एज़ कम्पेयर टू वेन्स, एज़ कम्पेयर टू डैट ऑफ द कैपिलरीज। और इसके अलावा इनका जो डायामीटर होता है वो भी वेरी करता है, जो हार्ट के जितना नज़दीक होती हैं उनका डायामीटर उतना ही ज़्यादा होता है, एंड अवे मूव करते करते क्योंकि ब्रांचिंग हो जाती है तो डायामीटर जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। अब इसके डायामीटर की रेंज यहाँ पर बताई गई है 1 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर तक ये वेरी करता है। मोस्टली जो बॉडी पे पल्स की डिफरेंट लोकेशंस होती हैं ये आपको पता है, और जो मोस्ट प्रोमिनेंट होती हैं वो 9 लोकेशंस जो होती हैं वो लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस बुक। हम नेक्स्ट जो पल्स का टॉपिक है इसी में, उसमें हम वो भी स्टडी करेंगे। तो उसमें बताया हुआ है कि वो जो लोकेशंस होती हैं डिफरेंट, जो पल्स फील होती हैं बॉडी पे, वो भी कहाँ पर हो रही होती हैं, आर्टरीज में फील हो रही होती है, क्योंकि इसमें हार्ट की डायरेक्ट पंपिंग एक्शन, डायरेक्ट फोर्स जो होती है वो इन पे आ रही होती है। तो इस वजह से पल्सेस जो होती हैं वो भी यहीं पर ही फील होती हैं आर्टरीज में। और हेमरेज के चांसेस भी अगर कोई आर्टरी कट हुई हो तो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू डैट ऑफ वेन और कैपिलरीज, ठीक है। इसके अलावा इसमें 2 कॉन्सेप्ट मजीद बताया हुआ है, एक है इलास्टिक आर्टरीज का और दूसरा क्या है, मस्कुलर आर्टरियोल्स। वो कहते हैं जो होती है ना आर्टरी जितना नज़दीक होती है हार्ट के उसको उतना ज़्यादा प्रेशर स्टैंड करना पड़ता है, इसलिए उसमें इलास्टिक जो मिडल लेयर होती है उसमें इलास्टिक टिश्यूज़ की अमाउंट उतनी ही ज़्यादा होती है। तो उसको क्या बोलती है, उनको हम कहते हैं कि ये इलास्टिक आर्टरीज हैं। और जैसे जैसे अवे फ्रॉम द हार्ट मूव करती हैं तो इलास्टिक टिश्यू जो होता है वो रिप्लेस होना स्टार्ट होता है मसल टिश्यू के साथ, जो स्मूथ मसल्स होते हैं उसके साथ वो रिप्लेस होना स्टार्ट होता है। और जब आर्टरियोल्स यानी कि आर्टरीज ब्रांच होकर आर्टरियोल्स बनाती हैं तो जो आर्टरियोल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि इंटायरली जो इलास्टिक टिश्यू होता है उसकी जगह पर क्या आ जाते हैं, स्मूथ मसल्स आ जाते हैं। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, मस्कुलर आर्टरियोल्स बोलते हैं। और ये जो मसल्स होते हैं ये डायामीटर को एडजस्ट करने में हेल्प करती हैं। आपने वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, उसमें भी क्या होता है कि ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर इंक्रीज होता है वेजो डायलेशन में, और जो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है यानी कम होता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन में, वो भी इन्हीं स्मूथ मसल्स के डायमीटर की रेगुलेशन की वजह से जो है वो हो रहा होता है।
इस टॉपिक में एक लास्ट पॉइंट जो है वो आपके पास ये है कि रेजिस्टेंस वेसल क्या होती हैं। जैसे पीछे हमने पढ़ा था कि इलास्टिक आर्टरीज होती हैं, मस्कुलर आर्ट्रियोल्स होती हैं, वैसे ही कुछ जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको रेजिस्टेंस वेसल्स बोलते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है, इसमें ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली कि जो सिस्टमिक ब्लड प्रेशर होता है ना उसको हम किस तरह से मेंटेन करते हैं, यानी ब्लड जो होता है वो ब्लड वेसल्स में से फ्लो कर रहा है तो ब्लड वेसल कितनी उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है कि वो फ्लो ना करे, लेकिन फिर भी ब्लड तो फ्लो करेगा क्योंकि हार्ट की जो है वो उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट करिए, लेकिन जो ब्लड वेसल्स उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं ना उसकी वजह से हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। और इस तरह की वेसल्स जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही होती है ब्लड फ्लो को, उनको क्या बोलते हैं, उनको रेजिस्टेंस वेसल्स कहते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एनिस्टोमोसिस एंड एंड आर्टरीज। एनिस्टोमोसिस और एंड आर्टरीज ये कॉन्सेप्ट एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है। एनिस्टोमोसिक आर्टरीज जो बेसिकली ये वो आर्टरीज होती हैं अगर किसी भी पार्ट बॉडी का है उसको सर्कुलेशन प्रोवाइड की जा रही है और वहाँ पर आर्टरीज जो है उन्होंने इस तरह से ब्रांचिंग स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि अगर एक आर्टरी जो है वो वहाँ से कट ऑफ हो भी जाती है, उसमें कोई इशू आ जाता है, ब्लॉकेज हो जाती है या वो कट ऑफ हो गई है, वहाँ से प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल रही उस पार्ट को, तो बाकी की जो आर्टरीज होती है वो फिर भी उस पार्ट के सारे सेल्स को प्रॉपर सर्कुलेशन प्रोवाइड करेंगी। उन आर्टरीज को क्या कहते हैं, एनिस्टोमोटिक आर्टरीज कहते हैं। और इसकी जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है वो सर्कल ऑफ विलस है, यानी जो ब्रेन की सर्कुलेशन होती है, क्योंकि ब्रेन जो होता है ये बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसकी इन्फाक्शन ना हो, इसके टिश्यूज़ की डेथ ना हो, वहाँ पर एनिस्टोमोटिक आर्टरीज मौजूद होती है, ताकि अगर एक आर्टरी या एक ब्लड वेसल में कोई ब्लॉकेज हो भी जाती है तो बाकी जो होती हैं वो उसको क्या करती हैं, मेंटेन कर लेती हैं। और जो कोलेटरल सर्कुलेशन होती है वो ये कॉन्सेप्ट है कि जो एनिस्टोमोटिक आर्टरीज सर्कुलेशन मेंटेन करती हैं, अगर कोई एक ब्लॉक हो जाती है बाकी उसको मेंटेन कर लेती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कोलेटरल सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो पाम का एरिया होता है और जो सोल होती है हैंड, जो सोल ऑफ द फीट है और पाम्स ऑफ द हैंड होती हैं, इसमें भी क्या होता है कि ये एनिस्टोमोटिक आर्टरीज मौजूद होती हैं, लेकिन फिर भी सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी एग्जाम्पल है वो सर्कल ऑफ विलस है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें जो इसका ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है दैट इज द एंड आर्टरीज। एंड आर्टरीज क्या होती हैं, अगर किसी भी रीजन में एक सिंगल आर्टरी है जो वहाँ पे ब्लड सप्लाई दे रही है और वो ब्लॉक होती है तो वहाँ वाले जो सेल्स हैं उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी और उस पार्ट की, उन सेल्स की या उन टिश्यूज़ की डेथ स्टार्ट हो जाती है, इन्फाक्शन स्टार्ट हो जाती है, तो उन आर्टरीज को क्या कहते हैं, उसको एंड आर्टरी कहते हैं, क्योंकि वो एक सिंगल सोर्स है, वहाँ पर एंड हो गया, अगर वो नहीं प्रॉपर्ली वर्क करी तो उस एरिया को क्या है, सर्कुलेशन नहीं मिलेगी और वहाँ पर क्या होगी कि इन्फाक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो ये एंड आर्टरीज का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कैपिलरीज एंड साइनोसॉइड्स हैं। ठीक है, यहाँ पर कैपिलरीज क्या होती हैं, पीछे आपको बताया गया था कि ये ब्लड वेसल्स की वो टाइप्स होती हैं जो कि स्मॉलेस्ट होती हैं, मतलब कि इनकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो बहुत वीक होती है, जो इनको सपोर्ट प्रोवाइड करी होती है, 1 सेल थिक होती है। और इसका मकसद क्या होता है कि यहाँ से न्यूट्रिएंट्स और गैसेस का एक्सचेंज हो सके, ब्लड और टिश्यूज़ के दरमियान में जो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन गैसेस होती हैं वो मूव कर सके सेल्स में, और सेल से जो वेस्ट होता है वो ब्लड में मूव करते हैं ताकि बाद में रीनल सिस्टम के जरिए उसको क्लियर करके तो बॉडी से जो है वो वाइप आउट कर दिया जाता है। तो क्या होता है कि अब आपको पीछे ये भी बात भी बताई गई थी कि जब आर्टरीज जो होती हैं वो डिवाइड होती हैं तो क्या बनता है, आर्ट्रियोल्स बनते हैं। आर्टरीज की जो ब्रांचेस होती हैं वो आर्ट्रियोल्स होती हैं। जब आर्ट्रियोल्स की फर्दर डिवीजन्स होती है जिसमें जो स्मॉलेस्ट ब्रांचेस होती हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कैपिलरीज कहते हैं। और एक्सटेंसिव कैपिलरी नेटवर्क हमारी बॉडी में मौजूद होता है। रीज़न यही है कि जो वेस्ट है उसको रिमूव किया जा सके और गैसेज और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसका बॉडी के साथ, जो बॉडी के सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनके साथ प्रॉपर्ली जो है वो एक्सचेंज हो सके। ठीक है, सिवाय कुछ पार्ट के, इसमें 2 एक्सेप्शंस बताए हुए। जो स्किन की आउटर मोस्ट सर्फेस होती है, मीन्स की जो एपिडर्मिस होती है वो डेड होती है, आपको पता है कि वहाँ पर वास्कुलर सप्लाई मौजूद नहीं होती है, तो वहाँ पर जाहिर है कैपिलरी नेटवर्क भी मौजूद नहीं होगा। और इसके अलावा जो आइज़ की कॉर्निया होती है, जो रेटिना होती है उसमें एंड आर्टरीज होती है, लेकिन जो कॉर्निया होती है इसके पास क्या है, वास्कुलर सप्लाई मौजूद नहीं होती। अगर एवरेज बात की जाए कैपिलरीज के डायामीटर की तो ये अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 माइक्रोमीटर इन डायामीटर होती हैं, लेकिन जो इरिथ्रोसाइट्स होती हैं यानी जो रेड ब्लड सेल होते हैं ब्लड के, उनका डायामीटर होता है 7 माइक्रोमीटर। तो अब ये उसकी निस्बत हाफ बनता है, तो जाहिर है उसका डायामीटर ज़्यादा है, कैपिलरीज का कम है, तो वो इसमें से नॉर्मली पास नहीं कर सकता, इसलिए वो स्क्वीज़ या फोल्ड होकर जो है वो इनमें से पास करता है। ठीक है, कुछ पार्ट ऐसे हैं बॉडी के, कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जहाँ पर क्या होता है कि नॉर्मल की निस्बत जो कैपिलरीज होती हैं उनका डायमीटर भी ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा पोरस होती हैं, यानी उसकी जो वॉल्स होती हैं उसमें जो होल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा परमिएबल होती हैं। ठीक है, वो कौन से पार्ट होती हैं, जैसे कि लीवर है और बोन मैरो है, उसमें क्या होता है कि जो आपकी कैपिलरीज होती हैं वो वाइडर होती हैं, उनका डायमीटर भी ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा पोरस होती हैं। उनको क्या बोलते हैं, वहाँ वाली जो कैपिलरीज होगा, कैपिलरी नेटवर्क होगा, उसको साइनोसॉइड्स कहते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि जब
इसकी ये लेस पोरस होती है, तो जो प्लाज्मा प्रोटीन्स वगैरह होती हैं उसका वो मूव नहीं कर सकती होती है, उसमें से सिर्फ जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे वही इन एंड आउट मूव करते हैं। लेकिन जब लार्जली पोरस होती है तो जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो भी इसमें से मूव कर सकते होते हैं। अब अप्रोक्सीमेटली लीवर में इसका डायमीटर 170 माइक्रोमीटर तक चला जाता है, जो ये साइनोसॉइड्स होती हैं, यानी वहाँ पर जो कैपिलरीज मौजूद होती हैं। नॉर्मली तो आपको बताया गया ना कि 3 to 4 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर में, लेकिन लीवर के क्या होता है कि 170 माइक्रोमीटर तक भी इसका डायमीटर हो सकता है। अब इसके एग्जैक्टली जो दूसरा ऑपोजिट कॉन्सेप्ट बताया गया वो ब्लड ब्रेन बैरियर का है, जो इसके नीचे वाले पैराग्राफ में बताया गया है। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है? लीवर और बोन मैरो में क्या होगा कि नॉर्मल की निस्बत वाइडर होती हैं और ज़्यादा पोरस होती हैं, लेकिन जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है उसमें कैपिलरी नेटवर्क क्या होता है? लेस पोरस होता है देन एवरेज। ठीक है, डायमीटर भी कम होगा और पोरस भी कम होती हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि स्पाइनल कोड और ब्रेन के साथ जो इन कॉन्टैक्ट होती हैं ब्लड वेसल्स या जो कैपिलरी नेटवर्क होता है वो ज़्यादा नेफ्रेटिक टिश्यूज़ के साथ इंगेज ना हो, और इसके अलावा ज़्यादा सब्सटेंसेस इन एंड आउट मूव ना करें, इसलिए वो क्या होती है? लेस पोरस होती है। तो ये एक बैरियर बना देती है, जो सब्सटेंसेस मूव करे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास कैपिलरी रिफिल टाइम आ जाता है। इसको नॉर्मली एक डिहाइड्रेशन वगैरह चेक करने के लिए एक टेस्ट भी कहते हैं कि कैपिलरी रिफिल टाइम किस तरह से चेक करते हैं। किसी भी बॉडी के पार्ट के जहाँ से आप जिसका कैपिलरी रिफिल टाइम चेक करना चाहते हैं उसको क्या करते हैं? प्रेस करते हैं। मोस्टली जो हैंड की आपकी पाम्स होती हैं इसको यहाँ से चेक करते हैं। उसको आप प्रेस करना है फिंगर से, वहाँ वाला क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे जब आप उसको प्रेस करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो वो वाला एरिया क्या होगा स्किन का? वो पेल या येलोइश अपीयरेंस देना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप फिंगर को पिक करेंगे और वहाँ वाली जो सप्लाई है ब्लड वेसल्स की वो रिस्टोर हो जाएगी, तो उसमें क्या होगा कि वो दोबारा एरिया जो है वहाँ से पिंकिश अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई जो है वो दोबारा वहाँ पर ब्लड फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। अब इसका टाइम इंपॉर्टेंट होता है, कैपिलरी रिफिल टाइम ही है। जो टाइम होता है ना अप्रोक्सीमेटली ये सारा प्रोसीजर 2 सेकेंड में होता है। जब आप फिंगर को पिक कर लेंगे दोबारा ब्लड सप्लाई रिस्टोर होने में अप्रोक्सीमेटली 2 सेकेंड्स लगते हैं। अगर 2 सेकेंड्स या इससे कम टाइम है तो ये क्या होता है? ये एक नॉर्मल पर्सन की इंडिकेशन है कि ब्लड सप्लाई नॉर्मल है। लेकिन अगर तो इससे प्रोलॉन्ग्ड है यानी कि टाइम इंक्रीज हो गया, तो उसका मतलब क्या होगा कि उसका मतलब ये होगा कि पुअर टिश्यू परफ्यूजन है या फिर क्या है कि डिहाइड्रेशन है। वॉल्यूम कम होने की वजह से इस तरह के जो है वो इश्यूज आ रहे हैं कि कैपिलरी रिफिल टाइम जो है वो इंक्रीज हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास है कि वेन्स और वेन्यूल्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब मैं स्टार्टिंग से आपको जो ब्लड वेसल्स होती है ना उसकी ब्रांचिंग बता देती हूँ, आपने इसको नोट कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि आर्टरीज होती हैं, जब उनकी ब्रांचिंग होती हैं तो आर्ट्रियोल्स बनती हैं। जब आर्ट्रियोल्स की ब्रांचिंग होती हैं तो कैपिलरीज बनती हैं। कैपिलरीज कन्वर्ज होकर या मिलकर क्या बनाती हैं? वेन्यूल्स बनाती हैं। एंड वेन्यूल्स जो होते हैं वो आपस में आर्टिकुलेट करके क्या बनाती हैं? वेन्स बना देते हैं। अब जो वेन्स होते हैं इसमें डायरेक्ट हार्ट की जो फोर्स होती है वो तो नहीं लग रही होती, इसमें ब्लड प्रेशर भी कम होता है। कैपिलरीज में जाते जाते कम हो जाता है ब्लड प्रेशर, एंड देन वेन्स और वेन्यूल्स में ब्लड प्रेशर बहुत कम होता है। इसलिए इनकी जो लेयर्स होती हैं वो होती तो वैसे ही हैं, इसमें भी 3 लेयर्स होती हैं। जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर होगी वैसे ही मिडल लेयर होती है, इनर लेयर होती है, बट सिर्फ ये है कि इसमें जो कंपोजिशन होती है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। एंड इसके अलावा ये है कि इसमें जो थिकनेस होती है वो कम होती है क्योंकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा इसका जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि जो वेन्स होती है ना इसमें ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए या वन वे फ्लो को मेंटेन करने के लिए इसमें क्या होती हैं? कस्प्स होती है, ये वैल्व्स होते हैं, वो बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। और स्पेशली जो लिम्स वगैरह के होते हैं ना आपके, उसमें क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी ब्लड मूव करके हार्ट के पास आना होता है, जैसे पार्टिकुलरली आपकी जो लेग्स हैं उसमें अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करता है ना, ब्लड नीचे से ऊपर आ रहा होता है, तो उसके जो इफेक्ट होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए, ग्रेविटी के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पर क्या होते हैं? आपके पास वैल्व्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या है वो कहते हैं कि वेन्स जो होती हैं इनको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस वेजल्स भी कहते हैं। उसकी वजह ये है कि ये अप्रोक्सीमेटली एट अ टाइम 2/3 पोर्शन जो होता है ना ब्लड का, वो जो आपका वीनस सिस्टम होता है उसमें मौजूद होता है। इसके अलावा इसका डायमीटर भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो वेन्स का डायमीटर होता है उसको एडजस्ट किया जा सकता होता है। जैसे कि अगर हेमरेज वगैरह हुआ है तो सडनली ब्लड के लॉस होने की वजह से ब्लड प्रेशर अचानक से रिड्यूस ना हो बॉडी का, उस वजह से क्या करते हैं? वेन्स का डायमीटर जो होता है उसको रिड्यूस करके वेन्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। इसके अलावा अगर कोई वेन कट होती है या वहाँ से ब्लीडिंग कम होती है क्योंकि प्रेशर कम होता है एज कम्पेयर टू डैट ऑफ द आर्टरीज। तो ये सारा क्या है? ये वीनस सिस्टम के बारे में जो है वो आपको बताया गया है। ये ऊपर जो टॉप पे 5.3 डायग्राम बताई हुई है इसमें बताया हुआ है इंटीरियर ऑफ द वेन, यानी वेन का जो इंटीरियर स्ट्रक्चर होता है। इसमें ये वैल्व ओपन है जो ए वाली पिक्चर है, और जो बी वाली पिक्चर इसमें वैल्व क्लोज का बताया हुआ है कि किस तरह से जो है वो वैल्व क्लोज हो तो उसकी लुक किस तरह से आती है, ओपन हो तो उसकी लुक किस तरह से आती है।
नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कैपिलरी एक्सचेंज के। हमने पीछे ही बहुत दफ़ा ये बात पढ़ी है ब्लड वेसल्स की टाइप में भी, और नेक्स्ट हमने आर्टरीज वाले टॉपिक में भी, कि जो कैपिलरीज होती हैं वो साइट्स होती हैं, वहाँ पर क्या होता है जो गैसेस होती हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका एक्सचेंज हो रहा होता है। अब यहाँ पर ये मैकेनिज्म बताया गया कि किस तरह से, किस प्रोसेस के जरिए जो है वो इनका एक्सचेंज हो रहा होता है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर बताई गई वो ये है कि जो कैपिलरीज होती है ना, उनकी डेंसिटी वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। जिस सेल को, जिस पार्ट को, जिस ऑर्गन को जितनी ज़्यादा डिमांड होगी ऑक्सीजन की, उतना ही ज़्यादा वहाँ पर कैपिलरी नेटवर्क जो होता है वो डेंस होता है। जैसे कि लीवर है, जो ब्रेन के सेल्स होते हैं, वहाँ पर कैपिलरी नेटवर्क बहुत ज़्यादा जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है। और जो सेल्स होती हैं जहाँ पर कम डिमांड होती है ऑक्सीजन की, लेसर डिमांड होती है, वहाँ पर क्या होता है कैपिलरी नेटवर्क भी कम होता है, जैसे कि कार्टिलेज है या आइस का कॉर्निया है। अब सबसे पहले ये बताया गया कि गैसेस का एक्सचेंज किस तरह से होता है। इसमें दो टर्म्स बताई गई हैं। नंबर 1 इज़ द इंटरनल रेस्पिरेशन एंड नेक्स्ट पे है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन वो कहते हैं एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए क्या होता है कि जो लंग्स में एल्वेलाई और ब्लड के दरमियान गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है, उसको क्या बोलती हैं, उसको कहते हैं कि ये क्या है, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होती है जो लंग्स में हो रही होती है। एंड देन जो नॉर्मली हम रेस्पिरेशन की डेफिनेशन जो लिखते हैं ना, वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ही होती है। जो इंटरनल रेस्पिरेशन होती है उसमें ब्लड और जो बॉडी के सेल्स होती हैं उसके दरमियान में गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है। अब ये बात आपने पहले भी पढ़ी हुई होगी कि जो ऑक्सीजन होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है, ब्लड में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, इस तरह से उसकी डिफ्यूजन होती है और ऑक्सीजन कैरी हो जाता है जो बॉडी के सेल्स होते हैं ब्लड के जरिए उससे। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, और ये डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगा और बॉडी से जो है वो आउटसाइड इसको रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि दूसरे सब्सटेंसेस जो होते हैं उनका कैसे एक्सचेंज हो रहा होता है। इसमें कुछ सब्सटेंसेस हैं जो स्मॉल होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज आ जाते हैं, अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड्स, विटामिन वगैरह, ये यहाँ पर सारा आपको बताया गया है। ये किस तरह से डिफ्यूज हो जाते हैं। जो कैपिलरी की वॉल्स होती हैं वो सेमी परमेबल होती है, वहाँ से सिंपल क्या होगा कि इनकी डिफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट इसमें बताया गया कि कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जैसे जो वाटर होता है वो क्या करता है, वो ओस्मोसिस के जरिए मूव कर जाता है। तो इस टॉपिक में आपको ये बताया गया कि कौन कौन से सब्सटेंसेस डिफ्यूजन के जरिए मूव करेंगे और वाटर जो होता है उसकी ओस्मोसिस हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि कैपिलरी फ्लूइड डायनामिक्स का टॉपिक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है कैपिलरी फ्लूइड डायनामिक्स का, इसमें ये बताया गया कि 2 मेन फोर्सेस होती हैं जो ओवरऑल जितनी भी मूवमेंट हो रही होती है सब्सटेंसेस को उसको कंट्रोल कर रही होती हैं, और ये दोनों फोर्सेस क्या होती हैं, ये एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। नंबर 1 इज़ द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो कि क्या करता है, ये ब्लड स्ट्रीम से आउट फ्लूइड को बाहर मूव करवाता है। और जो ओस्मोटिक प्रेशर होता है ये क्या करता है, ये पुल करता है फ्लूइड को, सब्सटेंसेस को टूवर्ड्स द ब्लड स्ट्रीम। तो ये ऑपोजिट हो गई कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या करता है, आउटसाइड मूव करवाता है ब्लड स्ट्रीम से, एंड ओस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, इनसाइड मूव करवाता है। अब जो ओस्मोटिक प्रेशर होता है ना, ये कांस्टेंट होता है, क्योंकि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, मेनली जो एल्बुमिन होती है, उसकी वजह से जो प्रेशर होता है उसको ओस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और क्योंकि प्लाज्मा में प्रोटीन का लेवल जो होता है वो भी तकरीबन थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन के साथ एक नॉर्मल रेंज में ही रहता है, तो उसको क्या होता है कि उसकी वजह से ओस्मोटिक प्रेशर भी कांस्टेंट होता है, जबकि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है वो वेरी करता है। अब अगर हम एक पिक्चर अपने माइंड में इसको डिसाइड करें कि किस तरह से बनेगा, कि एक आपका आर्टीरियल एंड है, दरमियान में क्या आ जाती हैं, कैपिलरीज आ जाती हैं, एंड देन एक हमारे पास होगा वीनस एंड होगा, क्योंकि कैपिलरीज का आपको पता है कि ये आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती हैं। तो दरमियान में कैपिलरीज हैं, एक साइड पे आर्टरीज हैं और एक साइड पे वेन्स हैं। जो आर्टीरियल एंड होता है, अगर हम सबसे पहले उसकी बात करें तो वहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है 5 किलो पास्कल का, और जो ओस्मोटिक प्रेशर होता है वो होता है 3 किलो पास्कल का। तो नेट प्रेशर डिफरेंस कितना होता है वहाँ पर, वो 2 किलो पास्कल का होता है। अब ये 2 किलो पास्कल कौन ज़्यादा है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेट ऑफ ओस्मोटिक प्रेशर। तो इस वजह से फ्लूइड क्या होता है, जो आर्टीरियल एंड होता है वहाँ पर फ्लूइड आउटसाइड द ब्लड स्ट्रीम मूव करेगा। अप्रोक्सीमेटली पर डे कितना फ्लूइड आउटसाइड द ब्लड स्ट्रीम मूव करता है, 24 लीटर्स पर डे आउटसाइड द ब्लड स्ट्रीम फ्लूइड मूव करता है। अब हम चले जाते हैं वीनस एंड पे। वीनस एंड पे सिचुएशन कुछ इस तरह की होती है कि जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है ना, वो 5 की बजाय कितना होता है, 2 किलो पास्कल होता है, और ओस्मोटिक प्रेशर मैंने आपको बताया कि ये कांस्टेंट ही रहता है, तो ये 3 किलो पास्कल ही होगा। अब यहाँ पर कितना नेट प्रेशर का डिफरेंस है, 1 किलो पास्कल है, और वो कौन ज़्यादा है, ओस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि फ्लूइड इन जो टूवर्ड्स द ब्लड स्ट्रीम मूव करेगा, इनसाइड द ब्लड स्ट्रीम मूव करेगा। अब जो 24 लीटर्स फ्लूइड आर्टीरियल एंड से ब्लड स्ट्रीम से बाहर गया था, उसमें से 21 लीटर फ्लूइड जो है वो वापस आ जाएगा वीनस एंड से ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा। बाकी कितना रह गया, 3 लीटर्स फ्लूइड रह गया, वो ब्लड स्ट्रीम में वापस नहीं आएगा। मतलब कि एक दफ़ा वो ब्लड स्ट्रीम में वापस नहीं आएगा, वो कहाँ पर मूव कर जाएगा, वो लिम्फेटिक सिस्टम में चला जाता है, जो कि ब्लाइंड एंडेड वेसल्स होती हैं, वहाँ पर वो एज अ लिम्फ मूव करता है। लिम्फेटिक सिस्टम जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका, उसमें हम स्टडी करेंगे इसको। पीछे के जो लेक्चर के स्टार्ट में बिल्कुल आपको जब इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था उसमें ये लाइन बताई गई थी कि जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है और जो CVS होता है, ये दोनों स्ट्रक्चरली और फंक्शनली क्लोजली रिलेट करते हैं। तो उसका पहला स्टेप यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि यहीं से फ्लूइड मूव कर रहा होता है CVS से, जो कि कहाँ
पर जाता है लिम्फेटिक सिस्टम में, वहाँ पर वो लिम्फ को ड्रेन करेगा एंड देन वो वापस आ जाता है इसमें ही, जो आपका ब्लड स्ट्रीम होती है उसमें वो वापस आ जाता है। तो इसमें ये सारा बताया हुआ है कि किस तरह से जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो आपका जो कैपिलरी फ्लूइड डायनामिक्स है इसको किस तरह से मेंटेन कर रहे होते हैं।